क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक टू H1B.Fun। मैं आपका होस्ट गोल्डी और आज की वीडियो में बात करते हैं हेल्थ सेविंग्स अकाउंट और HSA फॉर शॉर्ट की। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है पहले और डायरेक्टली आप इस वीडियो पे आए हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। मैं उसको यहाँ पे कहीं यूट्यूब पे लिंक कर दूँगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आपको उसको ईज़िली एक्सेस मिल पाए इस वीडियो को। ओके, तो अज्यूमिंग वो वीडियो आप देख चुके हो, इस वीडियो में बात करते हैं हेल्थ सेविंग्स अकाउंट की और क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कैसे इससे आपको हेल्प होगी अपने हेल्थ केयर के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें सेविंग्स करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं HSA अकाउंट या हेल्थ सेविंग्स अकाउंट जो वो होता क्या है। ठीक है, अब देखो अमेरिका में क्या है कि हेल्थ केयर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब छोटे मोटे डॉक्टर की विज़िट भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। जब मैं यहाँ पे नए आया था तो मेरी बेटी उस टाइम शायद 2.5-3 साल की थी और रात को लगभग 1:30-2 बजे के आसपास हमें उसके चेहरे पे थोड़े से स्पॉट से नज़र आए। तो हम घबरा गए कि कोई एलर्जी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है, नए देश में आए हैं अभी। तो हमने वेट नहीं किया सुबह तक का, हम डायरेक्टली एमरजेंसी में पहुँच गए। एमरजेंसी में उन्होंने मेरी बेटी को हार्डली 15 मिनट रखा होगा और 15 मिनट रखने के बाद उन्होंने एक बेनाड्रिल करके दवाई आती है, मेरे ख्याल से इंडिया में भी शायद मिलती है, वो दे दी कि आप इसको ये पिलाओ, अगर कुछ आप और कुछ ऑब्ज़र्व करो कि ब्रीदिंग में कोई इशू है इस तरह का तो आप उसको वापस लेके आओ। सिर्फ इतनी देर का। और जब बिल आया तो बिल आया लगभग $1000 या $1500 के आसपास का है ना। वो सरप्राइज़ कि इतना अमेरिका में हेल्थ केयर महंगा है और वो बिल मेरे को अपनी जेब से भरना पड़ा क्योंकि मेरा डिडक्टेबल बहुत ज़्यादा था। अब डिडक्टेबल क्या है, अगेन मैं अज्यूम करूँ आपने पुराना वीडियो देख लिया, नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाके देखो, तब ये वीडियो आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। तो अमेरिका में क्योंकि हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं इसलिए इंश्योरेंस क्या करता है कि कुछ अमाउंट आपका कवरेज जो शुरू होता है उससे पहले आपको अपनी जेब से डिडक्टेबल वगैरह जो आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ता है पहले, उसके बाद आपको इंश्योरेंस हेल्प करना शुरू करता है जो आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो वो जो पैसा आप अपनी जेब से भरते हो वो एकदम से आप पे बर्डन ना आए, इसलिए सरकार यहाँ पे बोलती है कि आपका प्लान अगर हाई डिडक्टेबल प्लान है तो आप हेल्थ सेविंग्स अकाउंट के लिए क्वालिफाई करते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो, वो अकाउंट खुलवाओ और उसके अंदर आप प्री टैक्स या बिफोर टैक्स मनी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लोग आते हैं H1B पे, यहाँ पे दो ही फील्ड्स में मेनली ज़्यादा पैसा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और दूसरा मेडिकल में। जो हम लोग यहाँ पे H1B पे आते हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में आते हैं, नॉर्मली हमारा सैलरी पैकेज डिसेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो टैक्स का इनकम टैक्स का स्लैब है वो 20%, 25%, 30% में हम लोग आते हैं। तो लेट्स से आप अगर हेल्थ सेविंग्स अकाउंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते हो तो जो आपकी सैलरी मिल रही है वो 25-30% आपको टैक्स काट के मिल रही है। लेकिन यही अगर उसमें से छोटा सा अमाउंट लेट्स से $300 या $500 महीने के आपने हेल्थ सेविंग्स अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर दिए तो उस अमाउंट पे आपने टैक्स नहीं पे किया। ठीक है, तो आपने $300 हर महीने उसमें कंट्रीब्यूट किया तो जो 25-30% उस 300 पे टैक्स कटता वो आपने पहले ही बचा लिया, तो $100 पर मंथ आपकी इस 300 पे पहली सेविंग्स हो गई। ठीक है, और जब आपका हेल्थ सेविंग्स अकाउंट ये खुलता है, यार बहुत तेज हवा चल रही है तो मुझे लग रहा है बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। मैं देखता हूँ एडिटिंग में थोड़ा कम हो जाए तो, वरना आई गेस थोड़ा आवाज़ तेज़ करके और फोकस करके थोड़ा देखना इस वीडियो को, सॉरी अबाउट दैट। तो अब आपका जब हेल्थ इंश्योरेंस अकाउंट खुलेगा तो उसके अंदर मंथली आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे प्री टैक्स डॉलर। अब वो कितना आप कंट्रीब्यूट करते हो ये रियली डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअल हो या फैमिली हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अकेला हूँ तो मैं एक साल में 2021 में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ पूरे साल में मैक्सिमम $3600 या $3600। ठीक है, और अगर मैं फैमिली हूँ, मे बी मेरी स्पाउस मेरे साथ है या मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो हम चारों का अगर फैमिली है यहाँ पे तो, या 2 का फैमिली है तो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैक्सिमम 7200, 7200। जितना मैंने पढ़ा है 2022 में ये लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इंडिविजुअल की 3650 हो जाएगी और फैमिली की 7300 हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्वालिफाई भी ऐसा नहीं कि हर कोई कर पाएगा। जिसका इंश्योरेंस प्लान कोई ऐसा मैजिकल है जिसमें उसको डिडक्टेबल में नहीं देना है, आउट ऑफ पॉकेट में नहीं देना है, तो उसके लिए वो बंदा क्वालिफाई नहीं करेगा, एलिजिबल नहीं होगा हेल्थ सेविंग्स अकाउंट के लिए। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, जितना मैंने पढ़ा है HSA की साइट पे, जो आपका डिडक्टेबल है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में डिडक्टेबल एटलीस्ट $1400 होना चाहिए, और आप अगर फैमिली हो तो एटलीस्ट $2800 का डिडक्टेबल आपका होना चाहिए, तब आप हेल्थ सेविंग्स अकाउंट के लिए क्वालिफाई करते हो।
एज्यूमिंग आप क्वालिफाई करते हो, आपको 100% मैं रेकमेंड करूँगा ये अकाउंट खुलवाने के लिए, क्योंकि इसमें कोई आपका लॉस नहीं है, हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। पहली बात, डे 1 को जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप टैक्स की सेविंग कर रहे हो, 20 पे 30-25% जो भी आप टैक्स स्लैब में आते हो, वो पैसा आपका हेल्थ सेविंग्स अकाउंट में आ गया। अब सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, नॉर्मली आपके पैसे डूबते नहीं, राइट? जैसे जैसे आप डालते जाते हो वो बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक साल ख़त्म हुआ तो आपका बैलेंस ज़ीरो हो गया, नहीं, ये सेविंग्स अकाउंट है। तो इसमें लेट्स से एक साल में आपने $3,600 कंट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। अब जब नया साल शुरू होगा, अज्यूमिंग कि आपने बहुत अच्छे से अपने हेल्थ का ध्यान रखा, पूरे साल में आपका हेल्थ पे कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, तो जब नया अगला साल शुरू होगा तो ये $3,600 कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और फिर 3,900, 4,200 ऐसे हर महीने बढ़ते रहेंगे। और इन पैसों पर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, क्योंकि जो भी आपका इंश्योरेंस कंपनी या बैंक जिसने आपको HSA अकाउंट प्रोवाइड किया है, वो आपका जो फंड वहाँ पे उसको कहीं फर्दर इन्वेस्ट करेगी, ताकि उस पर और भी आपका इंटरेस्ट कॉम्पाउंड आपको मिलता रहे। कई बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑल्सो फैसिलिटी देती हैं कि आप चूज़ करो कि जो आपका हेल्थ सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा हुआ है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए। तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई योर ओन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर दैट HSA फंड दैट यू मेंटेन। ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं कि ठीक है, वहाँ पे पैसा हमारा रखा हुआ है कि हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको एक ATM कार्ड की तरह डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसको आप कहीं भी जाओ तो डॉक्टर के पास या जो कहीं भी आप स्वाइप कर सकते हो उसको और उससे एक्सपेंस कर सकते हो। लेकिन इन केस आप कहीं अगर अपना HSA जो कार्ड था भूल गए ले जाना, नॉट टू वरी, आप किसी भी अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से एज़ यूजुअल पे कर सकते हो और फिर बाद में उस पैसे को आप अपने हेल्थ सेविंग अकाउंट से रीइंबर्स कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है जी, पैसे वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन इस पैसे को जब हम स्पेंड करेंगे तो किन किन चीज़ों पे स्पेंड कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये हेल्थ सेविंग्स अकाउंट है, सरकार आपको टैक्स बचाने का मौका दे रही है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ से आप स्ट्रेट अवे कैश विड्रॉ कर सकते हो, नहीं। उन पैसों को आप सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए खर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डॉक्टर के पास गए, आपने को पे किया या आपने को इंश्योरेंस किया या आपने डिडक्टेबल में पैसे भरे या आउट ऑफ पॉकेट पैसे भरे या डॉक्टर ने आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करके दिया, फार्मेसी पे दवाई लेने गए, वहाँ पे आपने पे किया। तो इस तरह के हेल्थ रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको वो आप इस अकाउंट से पे कर सकते हो। जस्ट इन केस कोई अर्जेंसी है तो इसमें से ऐसा नहीं कि आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर श्योर ये ATM कार्ड की तरह होता है, तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, कहीं और भी इसको स्वाइप कर सकते हो, फार्मेसी के अलावा भी, डॉक्टर के क्लिनिक के अलावा भी। लेकिन उसमें होता क्या है कि आपको थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि नंबर 1 जो पैसा आप नॉन हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए खर्च करोगे अपने HSA में से, उसमें आपके साथ 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1, जो भी आपने एक्सपेंस किया है, वो जो पैसा आपने निकाला है, विड्रॉ किया है, वो क्योंकि नॉन हेल्थ रिलेटेड था तो वो आपकी नॉर्मल इनकम की तरह काउंट होगा और उस पर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। नंबर 2, उस पर 20% का IRS आपको पेनल्टी भी लगाएगा। ठीक है। तो ये रिकमेंड नहीं है। हालांकि आप जब 65 की एज में पहुंच जाते हो तो 65 के बाद आप अगर नॉन हेल्थ रिलेटेड आइटम्स के लिए इस पैसों का यूज़ करते हो जो आपके हेल्थ सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए हैं, तो आपको जो 20% पेनल्टी है वो नहीं लगेगा। लेकिन जो आपकी इनकम की तरह फिर भी अकाउंट होगा, जो भी आपने नॉन हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंस किया है, और उस पर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है जी। अब कई एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जो बोलते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ का हाई डिडक्टेबल प्लान है तो हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो वो ऐसा साल में एक बार $1,000 का या $2,000 का आपके HSA में कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो जिससे थोड़ा हेल्प मिल जाता है। और आपका एम्प्लॉयर ऐसा अगर नहीं करता है तो दैट स्टिल ओके, आप अपनी सैलरी में से हर बार कटवाओ। जबकि सैलरी आएगी तो HSA का अमाउंट काटने के बाद आएगी। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको 100% ये HSA अकाउंट खुलवाना चाहिए, खासकर अगर आपका प्लान हाई डिडक्टेबल प्लान है तो। और ख़ासकर जब मेरी तरह आप अगर यहाँ पे विद फैमिली रहते हो, मेरी वाइफ है, 2 छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चों के साथ यूजुअली लगा रहता है, हर 2-4-6 महीने में डॉक्टर के चक्कर लग जाते हैं। तो वहाँ पे जो भी एक्सपेंस होता है वो मेरे प्री टैक्स मनी जो मेरे HSA में रखा है, मैं उससे पे करता हूँ। उससे पॉकेट पे एकदम से कुछ बर्डन में नहीं आता। भगवान ना करे कोई चला गया बंदा, इमरजेंसी में बिल आ गया $2,000 का एकदम से, तो यार लिमिटेड जो सैलरी आ रही है हर महीने, कुछ पूरा कैलकुलेशंस बने हुए हैं, उसमें से 2,000 एकदम से निकालना थोड़ा सा भारी लगता है। लेकिन अगर HSA फंड्स में ये पैसा ऑलरेडी रखा हुआ है तो वहाँ से अगर स्पेंड करेंगे तो एटलीस्ट अपनी पॉकेट पर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। तो यार आई होप आपको समझ में आया होगा HSA कैसे काम करता है। इस ओवरव्यू से आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में डाल के पूछो। मैं कोई इंश्योरेंस कंसल्टेंट या एडवाइज़र नहीं हूँ, बट जितना मेरे को पता है आई विल बी हैप्पी टू शेयर माय नॉलेज विद यू। और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो मेरे भाई,
वहाँ पे मैंने सोचा था धीरे धीरे लोग बढ़ने लगेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं है। अभी ग्रुप मैंने क्रिएट ही किया, हालांकि कुछ 3-4 दिन पहले। तो वो ग्रुप ज्वाइन करो, और अभी तो मैं और आप ही होंगे, लेकिन होपफुली धीरे धीरे और देसी भाई भी आएंगे तो एक दूसरे की हम लोग और हेल्प कर पाएंगे। मैंने एक्चुअली रेवाड़ी का, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, हरियाणा का छोटा सा एक शहर है, वहाँ पे होली चाइल्ड स्कूल है जहाँ से मैंने अपना 12th किया है। तो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे उस टाइम पे रामलाल सचदेवा सर, अब तो नहीं रहे वो। तो वो असेंबली में कई बार एक शेर सुनाते थे, शेर बोलते थे, जो कि था हम अकेले ही चले थे ज़िंदगी की राहों में, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो एकदम से याद आ गया वो कि अभी हमने शुरुआत ही की है, फेसबुक ग्रुप बनाया है ये, अभी आप ज्वाइन करोगे, मैं वहाँ पे हूँ। धीरे धीरे आई होप देसी लोगों का हमारा कारवां बनेगा और साथ में कुछ मौज मस्ती इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे। ठीक है जी, इसके साथ मैं ये वीडियो स्टॉप करता हूँ और अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।